बात है 6 अगस्त 1945 की। जापान के शहर हिरोशिमा में उस वक्त सुबह के लगभग 8:15 बजे थे। लोग रोज की तरह ही अपने अपने घरों से निकल के अपने काम के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त आसमान में एक बॉम्बर प्लेन आता है और कुछ ही मिनटों में हिरोशिमा शहर एकदम से एक स्मशान की तरह बन जाता है। दुनिया ने उस दिन अपने इतिहास में पहली बार एक एटम बम कितनी तबाही ला सकता है ये देखा। लेकिन इतनी तबाही फैला सकने वाला ये एटम बम बना कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1938 में। जर्मनी के बर्लिन शहर में ओटो हान नाम के एक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बड़ी साइज के एटम पर न्यूट्रॉन को टकराया जाता है, जिससे वो बड़ा एटम एक्साइट होकर दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। यह प्रोसेस एक एटम बम बनाने के लिए जरूरी होती है। उस वक्त जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ करता था। अक्टूबर 1939 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की वजह से नाजी जर्मनी अब एक एटम बम बना सकता है। यह लेटर पढ़ के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की थोड़ी चिंता बढ़ी और उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था एडवाइजरी कमिटी ऑन यूरेनियम, जिसका काम यह था कि यूरेनियम का एक हथियार के रूप में कितना यूज हो सकता है इस बारे में रिसर्च करना। 1941 में इस कमेटी का नाम बदलकर ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट OSRD कर दिया गया। इस वक्त तक वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत हो चुकी थी और अमेरिका अब तक इस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बना था। लेकिन उसी साल जापान ने हवाई में स्थित अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया के साथ मिलकर यूरोप में जर्मनी और पैसिफिक ओशन में जापान को हराने के लिए वॉर ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। 1942 में OSRD ने मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट बनाया और यूएस आर्मी के कर्नल लेस्ली ग्रोव्स को इसकी लीडरशिप दी गई। उस वक्त अमेरिका में कई जगह यूरेनियम और प्लूटोनियम पर छोटे बड़े रिसर्च हो रहे थे। दिसंबर 28, 1942 को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इन सारे एफर्ट्स को कंबाइन करके न्यूक्लियर एनर्जी को एक हथियार के रूप में बदलने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका का एक टॉप सीक्रेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। इसका नाम OSRD के मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर से रखा गया था। इसके लिए अमेरिका में रिमोट लोकेशंस पर रिसर्च फैसिलिटीज बनाई गई, जैसे कि लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको, ओक रिज, टेनेसी और वॉशिंगटन। लेकिन इन सारी साइट्स में 3 मेन साइट्स थी। पहली लॉस अलामोस लेबोरेटरी, जो कि न्यू मैक्सिको के अलामो गोर्डो डेजर्ट में थी। इस लेबोरेटरी को बॉम्ब की डिजाइन और असेंबल करने का काम दिया गया था। दूसरी साइट थी ओक रिज, जो कि अमेरिका के टेनेसी स्टेट में आता है। इसे यूरेनियम एनरिचमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तीसरी जगह थी हैनफोर्ड, वॉशिंगटन में, जहां पर प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया जाता था। फिजिक्स की दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट साइंटिस्ट्स जैसे कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, लियो शिलार्ड, हांस बेथ, एडवर्ड टेलर, रिचर्ड फेनमैन, अर्नेस्ट लॉरेंस, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि एक वक्त पर पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में करीब 1,30,000 लोग 37 डिफरेंट लोकेशंस पर काम कर रहे थे। लॉस अलामोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को चुना गया। जब उनको एज अ डायरेक्टर चुना गया, तब वे ऑलरेडी एडवर्ड टेलर नाम के साइंटिस्ट के साथ मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। लॉस अलामोस लेबोरेटरी को जनवरी 1, 1943 को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसे प्रोजेक्ट वाई के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जिसे बॉम्ब को डिजाइन और असेंबल करने का काम सौंपा गया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में बात करें तो उनका जन्म 1904 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ वे काफी स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। वे अपने जीवन में हिंदुइज्म और भगवत गीता से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। यहाँ तक कि 1930s में जब वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, तब उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की और फिर भगवत गीता को संस्कृत में पढ़ा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर के अंडर जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वे 2 डिफरेंट टाइप के बॉम्ब्स बना रहे थे। पहला बॉम्ब यूरेनियम बेस्ड था, जिसे द लिटिल बॉय नाम दिया गया था, और दूसरा बॉम्ब प्लूटोनियम बेस्ड था, जिसे फैटमैन नाम दिया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट को एकदम टाइट सिक्योरिटी के अंडर रखा गया था।
यहाँ तक कि प्रोजेक्ट की डिफरेंट साइट्स के बीच में भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही शेयर की जाती थी। इन साइट्स पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्हें भी उनके स्पेसिफिक टास्क के अलावा ज्यादा कुछ बताया नहीं गया था। इतनी सीक्रेसी मेंटेन की गई थी कि उस वक्त के यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जो कि बाद में जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उनको भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया नहीं गया था। ये सब चीजें इन साइट से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए इसलिए की गई थी, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक प्राइम टारगेट बन गया था विदेशी जासूसों के लिए। इतनी सीक्रेसी के बावजूद भी यूएसएसआर का एक स्पाई जिसका नाम क्लॉज फुक्स था, वो साइंटिस्ट के भेस में दूसरे साइंटिस्ट के साथ काम करता रहा और इंफॉर्मेशन यूएसएसआर को देता रहा। 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:30 बजे अलामोगोर्डो डेजर्ट में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका नाम गैजेट रखा गया था, उसे टेस्ट किया गया। इस टेस्ट को ओपनहाइमर ने जॉन डॉन नाम के एक कवि की किसी कविता से इंस्पायर होकर ट्रिनिटी कोड नेम दिया था। इस बॉम्ब की ताकत लगभग 25 किलो टन टीएनटी जितनी थी। इस वजह से धमाके की रोशनी लगभग 200 माइल तक दिखाई दी थी और एक बहुत बड़ा मशरूम शेप का बादल बना था। इस टेस्ट की बात को दबाने के लिए ऐसा बहाना फैलाया गया कि डेजर्ट में हथियारों का एक डंप ब्लास्ट हुआ है। इस टेस्ट के बाद ओपनहाइमर को एक बॉम्ब कितना खतरनाक हथियार है ये बात समझ आई। एक तरफ उनका मानना था कि नाजी जर्मनी को हराने के लिए बॉम्ब बनाना जरूरी है, और दूसरी ओर वे इस टेस्ट में बॉम्ब की विनाशकारी ताकत देख चुके थे। इस वजह से इस टेस्ट के बाद उन्होंने भगवत गीता की एक लाइन से मिलती जुलती एक लाइन कही कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, अब मैं लोगों का नाश करने वाला मृत्यु बन गया हूँ। मई 1945 तक एलाइड कंट्रीज ने जर्मनी को हरा दिया था, लेकिन जापान अभी भी उन्हें टक्कर दे रहा था और सरेंडर करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। इस वक्त हैरी ट्रूमैन यूएस के नए प्रेसिडेंट बन चुके थे। जुलाई 26, 1945 को जर्मनी के पोस्टडेम शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे पोस्टडेम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जापान को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन जापान के एम्परर ने इस अल्टीमेटम को एक्सेप्ट नहीं किया और वर्ल्ड वॉर 2 चलता रहा। 5-6 साल से चल रहे इस वॉर में एलाइड कंट्रीज को भी काफी नुकसान सहना पड़ा था। इस वजह से वॉर को खत्म करना उनके लिए भी अब बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू बनाए गए एटम बॉम्ब्स को यूज करने के बारे में सोचना शुरू किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मिलिट्री लीडर्स ने जापान के सबसे बड़े आइलैंड होन्शु के साउथ वेस्ट पार्ट में आए हिरोशिमा शहर को एटम बॉम्ब का टारगेट चुना, क्योंकि हिरोशिमा साइज में काफी बड़ा शहर था और उस एरिया में अमेरिका के कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी नहीं थे। किसी तरह का कोई सरेंडर एग्रीमेंट ना होने की वजह से अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह करीब 8:15 बजे इनोला गे नाम के बॉम्बर प्लेन, जिसके पायलट का नाम पॉल तिबेट्स था, उसके थ्रू लिटिल बॉय नाम का एक अनटेस्टेड एटम बॉम्ब करीब 1900 फीट की ऊंचाई से हिरोशिमा पर फेंका और कुछ ही मिनटों में हिरोशिमा के आसपास का करीब 5 स्क्वायर माइल का एरिया जमींदोस्त हो गया। ब्लास्ट और हीट वेव की वजह से करीब 80,000 लोगों की इंस्टेंट मौत हो गई और करीब 60,000 लोग घायल हुए। हिरोशिमा के ओल्डेस्ट नॉन सर्वाइवर शिगियाकी मोरी, जो कि उस वक्त 14 साल के थे, वे इस पल को अपने शब्दों में बताते हैं कि अ फ्लैश ऑफ बाइंडिंग लाइट फॉलोड बाय अ डेफनिंग रोर, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की एक चमक आई और उसके बाद एक गगनभेदी आवाज। जापान अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था, इसलिए हिरोशिमा के 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बॉम्ब फेंका। इस वाले बॉम्ब का नाम था फैटमैन। इस बॉम्ब को एक टॉर्पीडो बनाने वाली फैक्ट्री पर फेंका गया था, जिसकी वजह से करीब 3 स्क्वायर माइल का एरिया बिल्कुल हिरोशिमा की तरह ही बन गया। इन दोनों बॉम्बिंग्स में मिलकर करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और जो बच गए थे किसी तरह उनको कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ा था। बॉम्ब का रेडिएशन हवा में फैल गया और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आज भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद जापान ने अगस्त 14, 1945 को फाइनली सरेंडर किया और इसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने दुनिया को साइंस की पावर तो दिखाई ही, साथ में उसकी विनाशकारी क्षमता भी दिखाई। आज भी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां परमाणु हथियार अभी भी खतरा बने हुए हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसके रिजल्ट को याद रखना जरूरी है ताकि हम न्यूक्लियर वॉर को रोकने और शांतिपूर्ण भविष्य बनाने के लिए काम कर सकें।